हेलो स्टूडेंट। देखो, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। और ये जो टॉपिक होगी वो पूरी की पूरी स्फेरिकल मिरर पे बेस्ड होगी। यानी कि स्फेरिकल मिरर में तुम रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हो, इमेज कैसे ऑब्टेन करते हो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं, इमेज कहाँ पे बनता है, ये सब रे डायग्राम से रिप्रेजेंट करना मैं तुम्हें सिखलाऊंगा। बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू करूंगा, जीरो लेवल से शुरू करूंगा, ताकि जो भी जिस टाइप के भी स्टूडेंट तुम हो, चाहे पुअर हो, एवरेज हो, जो भी अपने आप को तुम मानते हो, हर तरह के स्टूडेंट इस टॉपिक को सीख सके। मैं ये मान के चलूंगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, जीरो आता है, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, उस लेवल से मैं शुरुआत करूंगा इसकी। तो बहुत ही बेसिक लेवल से शुरुआत करूंगा और लास्ट तक ले जाऊंगा। ठीक है, तो बड़े ही पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखो, तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारा समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही टुच्ची टॉपिक है। पता नहीं स्टूडेंट इसे हवा बना देते हैं, नहीं आता नहीं आता। बहुत ही इजी टॉपिक है, आराम से तुम सीख जाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, तो सबसे छोटी चीज इसमें रे डायग्राम में जो होती है वो होती है एक लाइन। तुम ये चीज देखते हो, एक लाइन है, उसके ऊपर एरो। ये सबसे बेसिक चीज है। मैं मान के चलता हूँ कि ये भी तुम्हें नहीं आता। ठीक है, देखो होता क्या है कि कभी भी तुम इमेज से रिलेटेड कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, चाहे वो लेंस हो, चाहे स्फेरिकल मिरर हो, रे डायग्राम में सबसे बेसिक चीज ये होती है कि किसी भी लाइट रे को हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन जो होती है वो लाइट को रिप्रेजेंट करती है, और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एरो हेड जो देख रहा है ये लाइट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि लाइट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्ट्रेट लाइन ही क्यों, कर्व पाथ क्यों नहीं। तो देखो, लाइट जो होती है जनरली आपको मान के चलना है आपके इस चैप्टर में कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। जो भी तुम रे डायग्राम ड्रॉ करोगे, जो भी इमेज ऑब्टेन करोगे, वो इसी बेसिस पे ऑब्टेन करोगे कि आप मान के चल रहे हो कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। हालांकि लाइट जो है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करती, वो कर्व पाथ भी फॉलो कर लेती है। डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, जैसे एक सिचुएशन ये होती है कि लाइट के अगर पाथ में छोटा सा अगर आप पार्टिकल रख दो, तो छोटे से पार्टिकल जो होते हैं उसके चारों तरफ से लाइट ऐसे मूव करके निकल जाती है ना। वो कर्व पाथ वहाँ पे फॉलो करती है, स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करती, क्योंकि उस छोटे से पार्टिकल का कोई शैडो नहीं बनता। क्योंकि लाइट जो है ऐसे मूव करके निकल लेती है, कोई शैडो नहीं बनता उसका आगे जाके। और भी कई सारे सिचुएशन होते हैं जिसमें लाइट जो है कर्व पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, लेकिन इस केस में आपके लिए सिर्फ ये मान के चलना है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। इसलिए रे डायग्राम में हम लोग लाइट को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ये शो करती है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। और ये एरो हेड जो दिया हुआ है ये शो करता है कि लाइट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उस लाइट की डायरेक्शन क्या है। तो ये एक सबसे बेसिक चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। दूसरी बेसिक चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखो, कर्व मिरर जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। बहुत तरह के कर्व मिरर आप ऑब्टेन कर सकते हो। उस कर्व मिरर में एक जो डिवीजन होती है वो होती है स्फेरिकल मिरर, जो कि एक स्फेरिकल मिरर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। दूसरी स्फेरिकल मिरर जो होती है उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, जो कि तुम्हें भी पता होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो है इसे बोलते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, और ये जो है इसे बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। तो ये है कनकेव मिरर और ये है कन्वेक्स मिरर। इसमें तुम देखो, मैंने शेडिंग जो की है इस साइड में की है, दोनों मिरर में राइट साइड में शेडिंग की हुई है। शेडिंग का मतलब ये होता है कि ये वाला जो सरफेस है पीछे का, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये शेडिंग इसलिए की जाती है कि लाइट जो भी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराए वो उधर ना जाए, बल्कि रिफ्लेक्ट करके इधर आ जाए, इसलिए शेडिंग की जाती है। अब देखो, दोनों मिरर में मैंने शेडिंग जो की है वो राइट साइड में की है, और ये हमेशा आपको एज्यूम करके चलना है कि आपको भी कभी भी आप मिरर ड्रॉ करो तो आपको भी शेडिंग जो है राइट साइड में ही करनी है, लेफ्ट साइड में मत करके आ जाना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हमेशा और हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है, और जो शेडिंग जो है उसे हमेशा राइट साइड में रखना है। ये रूल है, आपको ये फॉलो करना है। नहीं फॉलो करोगे तो गलत हो जाएगा, एग्जाम में 0 मार्क्स मिल जाएंगे। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस राइट साइड में होना चाहिए हमेशा, और शेडिंग सरफेस जो होना चाहिए वो
लेफ्ट मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए और सेटिंग जो सरफेस है वो हमेशा राइट साइड में होना चाहिए। ये आपको दिमाग में रखना है। अब देखो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में जो बेसिक जो डिफरेंस है वो है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका प्रोजेक्शन किस साइड में है। अब देखो कनकेव मिरर के केस में इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ड है ना। और ये जो कन्वेक्स मिरर जो है इसमें जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड है, इधर की तरफ है, आउटवर्ड निकला हुआ है। और ये इनवर्ड है, कनकेव है। केव समझते हो ना क्या होता है, गुफा, अंदर की तरफ होता है। तो वही दिमाग लगाना, कनकेव मिरर जब भी आए यानी गुफा टाइप का अंदर की तरफ, यानी कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है। ठीक है, ये एक बेसिक तरीका है। अब मान लो कई सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव केव याद रखना, केव अंदर की तरफ होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा अंदर की तरफ होगा, यानी केव की तरफ होगा। देखो ये करो, केव की तरह ही अंदर की तरफ। ऐसे एक ट्रिक भी याद कर सकते हो तुम। तो यही बेसिक डिफरेंस है। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एक का इनवर्ड होता है, एक का आउटवर्ड होता है। ये दो चीज मुझे लगता है सबको समझ में आ चुका होगा। अब देखो एक और डिफरेंस है इसमें, बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है और मैं सोचता हूँ ये भी आपको जानना चाहिए। जैसे कि ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अगर तुम देखो मान लो कि इसका जो फोकस है ये है और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका जो फोकस है वो ये है और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये है। ठीक है, दोनों का अलग अलग मान। अब देखो कनकेव मिरर के केस में जो फोकस और कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इसके फ्रंट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है और फोकस भी है। लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट साइड में ना तो फोकस है ना तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बिहाइंड में है फोकस और कर्वेचर। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो। एक में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इन फ्रंट में है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर को फेस कर रहा है, उसका फेस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है। कन्वेक्स मिरर के केस में जो है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उसका जो फेस है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के अवे है, दूसरी तरफ देख रहा है, इस साइड देख रहा है, बल्कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है और फोकस इधर है और ये देख किसी और तरफ रहा है। कनकेव मिरर के केस में जिस साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है उसी साइड में ये देख रहा है। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस है, ये भी दिमाग में रखो। ठीक है, अब मैं आगे जो बताने वाला हूँ वो तुम्हें बताने वाला हूँ, रूल्स बताने वाला हूँ। कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करने से पहले कुछ रूल्स हैं, उसे आपको जानना चाहिए पहले। वो जाने बिना आप रे डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। बहुत ही बेसिक रूल है, बहुत ही सिंपल रूल है ना। मैं इस बोर्ड को साफ कर दे रहा हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो देखो मैं कुछ रूल्स बताने वाला हूँ, इस रूल को जानने के बाद ही तुम रे डायग्राम बना पाओगे या उसे बनाने में सक्षम हो पाओगे। पहला जो रूल है वो ये बोलता है कि कोई भी रे, कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करके स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट कर रही है तो हमेशा और हमेशा फोकस से ही जाएगी। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो एक स्फेरिकल मिरर है और ये जो स्फेरिकल मिरर है वो है कनकेव मिरर। ठीक है, शेडिंग इस साइड में, राइट साइड में, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो लेफ्ट साइड में होगी। अब मैं प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है ना, और ये जो है ये पोल है। इतना सभी को पता होगा क्योंकि ये कनकेव मिरर है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस जो होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, यानी कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके इन फ्रंट में होगा। तो ये जो है मेरा फोकस और ये जो है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने ये बोला कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है और मिरर से यानी कि स्फेरिकल मिरर से टकराती है तो हमेशा और हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। कनकेव मिरर के केस में क्या होता है कि जैसे
ये एक लाइट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है, एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके ये ट्रेवल कर रही है। ट्रेवल करते 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 ये स्फेरिकल मिरर से यानी कि कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद यहाँ पे ये होता क्या है कि यहाँ से रिफ्लेक्ट करने के बाद ये जो फोकस है इससे होके गुजरेगा। ये थोड़ा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो गया, वो इग्नोर मारना। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये हमेशा जो है वो फोकस से होके गुजरेगा। ये पहला रूल है। अब कन्वेक्स मिरर के केस में मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। ये है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं वो बिहाइंड द मिरर होते हैं, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में नहीं होते, बिहाइंड होते हैं। तो ये है मेरा फोकस और ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लाइट रे जो आती है ये भी ध्यान में रखना, हमेशा और हमेशा लेफ्ट से ही आएगी, राइट से कभी नहीं आएगी लाइट। अब ऐसा नहीं कि भाई लाइट से आ ही नहीं सकती, ये प्रैक्टिकली आ सकती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के दृष्टिकोण से, प्रॉब्लम सॉल्व करने के व्यू से तुम्हें मान के चलना है कि लाइट रे जो है हमेशा और हमेशा लेफ्ट साइड से ही मिरर पे टकरा रही है, राइट से कभी नहीं टकराएगी। कभी मत करना ऐसा ब्लंडर, अंडा नंबर मिलेंगे, 0 मिल जाएंगे, खत्म हो जाएगा सारा। हमेशा और हमेशा तुम्हें लेफ्ट साइड से ही रे डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि मैं बताया था, कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है और स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो हमेशा जो है फोकस से होकर गुजरेगी। अब देखो कन्वेक्स मिरर के केस में फोकस जो है बिहाइंड द मिरर है। अब कोई भी रे यहाँ से चलेगी तो भैया यहीं से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, बिहाइंड द मिरर तो जाएगी नहीं। तो ये तो रूल तो गलत हो गया, कैसे फोकस होकर गुजरेगी? जब बिहाइंड द मिरर जाएगी ही नहीं तो फोकस होकर गुजरेगी ही नहीं। अब मैं बताता हूँ कन्वेक्स मिरर के केस में आखिर होता क्या है। देखो ये हम लोग मान लिए पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही है, ये जो है इसका डायरेक्शन है। अब पैरेलल मूव करते करते कन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा रही है कि नहीं? अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद ये इस तरीके से मूव करेगी, है ना, कि ऐसा सीन होगा कि ये फोकस से ही आ रही है। मैं बताता हूँ कैसे। अब देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा गई, टकराने का जो बिंदु, टकराने का जो पॉइंट है ये है। अब तुम्हें करना क्या है, ये जो कन्वेक्स मिरर जो होती है वो डाइवर्जिंग मिरर होती है। मिरर लाइट रे को डाइवर्ज कर देती है, फैला देती है लाइट को। तो लाइट यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करके किधर जाएगी? इधर डाइवर्ट कर जाएगी, मूव कर जाएगी। लेकिन किस रूल को फॉलो करते हुए मूव करेगी ये देखने वाली बात है। अब देखो यहाँ पे फोकस जो है यहाँ पे है। होता क्या है, मूव करने के लिए ये इस पाथ को फॉलो करेगी, फोकस वाले पाथ को। देखो ये मैं डॉट से रिप्रेजेंट इसलिए कर रहा हूँ कि लाइट रे एक्चुअल में उधर नहीं जा रही है ना, मैं लाइट रे जो है एक्चुअल में इधर रिफ्लेक्ट करेगी। बहुत ही माइनर चीजें, ध्यान देने वाली बात है। देखो पैरेलल था, पैरेलल जो है हमेशा फोकस से होकर गुजरेगा कनकेव मिरर के केस में। लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा महसूस होगा जब आप रे को, जब रिफ्लेक्टेड रे को जब देखोगे, आप जहाँ से रिफ्लेक्ट रे की, अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाओगे और उस रे को देखोगे, इस वाले रे को, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कन्वेक्स मिरर के फोकस से ये रे आ रही है। फोकस से ये रे जो है वो डाइवर्ज कर रही है बाहर की तरफ, यहाँ से डाइवर्ज कर रही है रे। तुम्हें ये नहीं मालूम चलेगा रे इधर से आ रही है, नहीं। जब तुम यहाँ पे, आँख अगर तुम्हारी यहाँ पे हो और इस रे को तुम देखोगे, रिफ्लेक्टिंग रे को, तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि मिरर के अंदर से एक पॉइंट है, यानी कि फोकस है, जहाँ से ये रे जो है बाहर की तरफ निकल रही है। तो ये सीम होगा, ऐसा लगेगा आपको कि यहाँ ये रे जो है अंदर से आ रही है, फोकस की तरफ से डाइवर्ज हो रही है। तो कन्वेक्स मिरर के केस में पैरेलल रे जो है फोकस से नहीं जाती, ऐसा
फील होता है, ऐसा मतलब लगता है कि वो फोकस से डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, तो ये और ये कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के केस में पैरेलल रे कैसे बिहेव करेगा ये तुम्हें मालूम चल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तुमने पहला रूल अच्छे से सीख लिया कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है और स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है, तो या तो फोकस से जाएगी या ये सीन होगा कि वो फोकस से डाइवर्जिंग आउटवर्ड हो रही है, यानी फोकस से आउटवर्ड निकल रही है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा लगेगा कि फोकस से वो रे आ रही है, फोकस से डाइवर्ज हो रही है। तो पहला रूल तुमने जान लिया। दूसरा रूल ये है कि कोई भी लाइट रे अगर स्फेरिकल मिरर के पोल्स से होकर गुजरती है, यानी पोल पे टकराती है, तो वो सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, फिर से बताता हूँ, कोई भी लाइट रे अगर पोल्स पे टकराती है, कोई भी एंगल बनाते हुए पोल से अगर टकराती है, इंक्लाइन होकर पोल पे टकराती है, तो सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी। मैं रे डायग्राम से समझाता हूँ। देखो, मैं एग्जांपल जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ सबसे पहले कनकेव मिरर का एग्जांपल। देखो, ये है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में ये पीछे साइड शेडिंग, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और कनकेव मिरर में तुम्हें पता है कि जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होते हैं वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इतना सबको पता है, सबके दिमाग में बैठ चुका है। अब देखो, मैंने ये बताया था कि कोई भी लाइट रे अगर ट्रेवल करते हुए, यानी इंक्लाइन ट्रेवल करते हुए इस पोल पे यहाँ पे टकराती है, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद सेम एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट करेगी। कैसे? जैसे ये मान लेते हैं, ये एक लाइट रे है, ये एक एंगल बनाते हुए, ये जो एंगल है ये मान लो 20 डिग्री है। 20 डिग्री के प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बनेगी, है ना। तो ये जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस से 20 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस पोल पे टकरा रही है। ठीक है, पोल का जो पॉइंट है, पोल का जो पॉइंट है उससे टकरा रही है 20 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो ये जब रिफ्लेक्ट करेगी तो सेम 20 डिग्री का एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट करेगी। यानी कि जो ये रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये जो एंगल बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो एंगल जो होगी 20 डिग्री ही होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। कोई भी लाइट रे अगर इंक्लाइन होते हुए, यानी कोई एंगल बनाते हुए, प्रिंसिपल एक्सिस से कोई एंगल बनाते हुए अगर पोल पे टकराती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी। अगर मान लो कोई रे है, ये ऐसे टकरा रही है, यहाँ की जो एंगल है वो मान लो 40 डिग्री है, तो ये जब रिफ्लेक्ट करेगी तो 40 डिग्री की एंगल बनाते हुए ही रिफ्लेक्ट करेगी। ये दूसरा सिंपल सा रूल है ना, एकदम आसान है। कन्वेक्स मिरर के केस में भी ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में पोल वहीं पे होगी जहाँ पे कन्वेक्स मिरर में होती है, यानी कि पोल। और पोल जो होती है कभी भी सरफेस के अंदर नहीं होती, सरफेस के ऊपर होती है, सरफेस पे होती है ना। तो ये जो है सरफेस पे पोल है। अब यहाँ पे कोई भी रे अगर टकराएगी, मान लो ये कोई रे आ रही है 10 डिग्री के एंगल बनाते हुए आ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट जब करेगी तो 10 डिग्री का एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट करेगी। दोनों में सेम ही है, ऐसा कोई लोचा नहीं है कि पीछे साइड रह जाएगी, ऐसा कोई लोचा नहीं। पोल के केस में जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल है, मैं इसे रब कर देता हूँ। तीसरा रूल भी जानेंगे, लास्ट रूल है वो रे डायग्राम बनाने के लिए।
देखो तीसरा और जो लास्ट रूल है वो ये बोलता है कि कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और वो स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेम पाथ को फॉलो करेगी, है ना। फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी लाइट रे अगर स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ को फॉलो हुए रिफ्लेक्ट बैक करेगी। पहले मैं कनकेव मिरर के केस में बता रहा हूँ। ये है हमारा कनकेव मिरर, ये शेडिंग हो गई राइट साइड में, ये बाहर के लेफ्ट साइड का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा फोकस होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब मैंने बताया था कि कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ठीक है। ये हमारा लाइट रे, इसका डायरेक्शन ये है, ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरते हुए इस स्फेरिकल मिरर के यानी कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी। अब टकराने के बाद ये सेम पाथ को फॉलो करेगी, कोई भी डेविएशन नहीं होगा, कोई भी डेविएशन नहीं होगा, सेम पाथ को फॉलो करेगी। और सेम पाथ को फॉलो करेगी तो तुम्हें क्या करना है, ये यहाँ से टकराने के बाद सेम पाथ को फॉलो करते हुए ऐसे निकल जाएगी। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे भी एक एरो दे देंगे, है ना। पहले वाला एरो बता रहा है जो इंसिडेंट रे है उसका डायरेक्शन, दूसरे वाला जो एरो बता रहा है वो रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन बता रहा है, जो कि दोनों डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है लेकिन अपोजिट में है, ठीक है। एक जो है ऐसे मूव कर रहा है, दूसरा ऐसे मूव कर रहा है। एंगल जो है वो 0 डिग्री का एंगल है, कोई एंगल नहीं बना रहा है यहाँ पे, ये 0 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है, ठीक है ना। तुम्हें पता होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तुम्हें पता होगा, ठीक है। ये होगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल होता है। तो ये एक्चुअली में होता क्या है कि ये नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट करता है। अब तुम्हें पता होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कोई भी रे अगर नॉर्मल पे इंसिडेंट हो रहा है तो वो सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो सेम यहाँ पे भी ज़्यादा हाईफाई जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लो कि कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरते हुए रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा रही है तो सेम पाथ फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, ठीक है। पाथ सेम फॉलो करेगी, डायरेक्शन सेम फॉलो नहीं करेगी। मैं पाथ के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो पाथ है ये पाथ हुआ और ये जो हुआ ये डायरेक्शन हुआ, है ना। तो यहाँ पे ये है, ये पाथ है, इसका इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये था, रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन सेम पाथ फॉलो करते हुए ये होगा, ठीक है। ये भी जान गए। कन्वेक्स मिरर के केस में भी बता देता हूँ क्या है। ये है कन्वेक्स मिरर, राइट साइड में शेडिंग, लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है तुम्हारा फोकस, पीछे साइड में फोकस होगा क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे क्या होता है, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाते हुए दिखेगी यहाँ पे एक्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं जाएगी। तो कोई भी ऐसी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाते हुए दिखेगी, है ना, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस चली जाएगी। मैं बताता हूँ कैसे। मान लो कि कोई लाइट रे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान लो कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, ऐसे कर, ये लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, डायरेक्शन जो इसका लाइट रे का है वो एकदम से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है। यानी कि अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर नहीं होता यहाँ पे तो ये सेंटर कर्वेचर की तरफ जाती, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसको यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाना है। लेकिन इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो मूव है उसका, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है। तो ये लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है। तो इस केस में होता क्या है कि ये जब यहाँ से जब रिफ्लेक्ट करेगी तो सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट बैक करेगी। यानी कि ये अगर ये इसका पाथ ये है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, है ना। अब मान लो कि कोई और लाइट रे है वो ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो ये अगर नहीं होता तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती, क्योंकि पीछे साइड में जा नहीं सकती, सब रिफ्लेक्ट बैक होते हुए ये यहीं से मुड़ जाएगी। ये लास्ट रूल था। अब ये तीनों रूल
पहला रूल, अगर लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से गुजरेगी, या ऐसा सीम्स होगा कन्वेक्स मिरर के केस में कि फोकस से डाइवर्ज हो रही है ना। दूसरा मैंने बताया कि अगर कोई लाइट रे पोल से टकराती है एंगल बनाते हुए, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ठीक है। तीसरा मैंने बताया ये वाला, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जा रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा रही है, तो सेम पाथ फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट करेगी, है ना। ये 3 रूल है। 3 रूल अगर तुम अच्छे से जान गए तो तुम रे डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रे डायग्राम बनाने के लिए बस हम 2 रे को फॉलो करते हैं, और वो 2 रे जहाँ पे भी टकराते हैं वहाँ पे इमेज बनती है। बस 2 रे हमको चाहिए होता है रे डायग्राम बनाने के लिए, तीसरी रे की जरूरत नहीं पड़ती, 2 रे जाते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इन तीनों रूल को फॉलो करते हुए तुम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो, इमेज बना सकते हो। बहुत ही आसान है, तुम आराम से बना लोगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। जो भी बेसिक चीज़ें थी, जो भी बेसिक चीज़ें कवर करनी थी, मैंने इस वीडियो में कवर कर ली। दूसरे वीडियो में सीधा मैं रे डायग्राम पे आऊँगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन रखते हुए इमेज कहाँ पे बनेगी, रे डायग्राम से कैसे ड्रॉ करेंगे, ये सारे चीज़ बताऊंगा। बहुत ही बेसिक लेवल से वो भी बताऊंगा, ठीक है। समय समय पर मैं पीछे की चीज़ें भी याद दिलाते जाऊंगा। ये बहुत ही धीमे चलने वाली वीडियो है, जो कि मेरे ख्याल से सबको समझ में आएगी। जो भी पुअर स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, सबको समझ में आएगी। तो अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं तुम्हें रे डायग्राम बनाना रियल में सिखलाऊंगा। ये सारे तुम जितने भी मैंने रूल्स बताएं, ये एक बार अच्छे से देख लो, 1-2 बार वीडियो को देख लो, अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद आगे की वीडियो अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। चलो बाय।